जय श्री राम जो भी बोलता है उसके मन में एक हिंसा होती है ना। वो राम को नहीं बोल रहा है, वो किसी को धमकी दे रहा है। ये हर जय श्री राम बोलने वाला जानता है कि हिंदी मीडिया ने मुसलमान विरोधी सांप्रदायिकता भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई। बलात्कार की संस्कृति, हत्या की संस्कृति और हिंसा की संस्कृति के बिना फासिज्म संभव नहीं है। फांसीवाद अपने आप में एक मर्दवादी विचारधारा है। पूरी दुनिया में इस पर जो भी शोध हुआ है वह यह बतलाता है कि यह दरअसल मर्दवादी विचारधारा है। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार 2 का गठन हुआ, लेकिन खबरें ठीक उसी तरह से जैसे मोदी सरकार 1 में आती रही। जैसे जगह जगह से मॉब लिंचिंग की खबरें, दलित उत्पीड़न की खबरें और महिलाओं को उत्पीड़न करने वालों के संरक्षण देने की खबरें। इस तरह की खबरों से कुछ नहीं बदला, फिर भी तमाम लोग कहते हैं कि सरकार बेहतर कर रही है, सरकार कुछ नए विजन के साथ आई। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद, जो समाज पर एक बार की नजर रखते हैं। दलित, पिछड़ों, महिलाओं के साथ पिछले 5-7 साल में क्या हो रहा है, क्या सरकार, मोदी सरकार 1 के बाद मोदी सरकार 2 में कुछ बेहतरी की कोई उम्मीद है लॉ एंड ऑर्डर के सेंस में? सरकार तो वही है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं उसमें 2 शब्द हैं, कानून और व्यवस्था। लेकिन सरकार का काम करने का तरीका अगर हर दिन अव्यवस्था फैलाना हो, यानी हर दिन ही वह एक नया विचलन पैदा कर रही हो जिससे लोगों का सोचना असंभव हो जाए, क्योंकि हर चीज अव्यवस्थित कर दी जाए, जहां जो है हिला दी जाए और आपको यह विश्वास दिलाया जाए कि चूंकि हिलाया जा रहा है कुछ नया किया जाएगा, तो आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है और आपको लगता है सत्ता शायद ठीक कह रही है, क्योंकि वह जो चीजें जैसी थी उनको नहीं रहने देना चाहती है। जब इस तरह का नारा लगाया जाने लगता है कि अब पूरी तरह से बदल देना है, अब नया कर देना है, तो उसमें आपको शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, क्योंकि आप पुराना रहना नहीं चाहते हैं। कोई भी शायद पुराना न रहना चाहे, कोई भी यह नहीं कहना चाहेगा कि यथास्थिति रहनी चाहिए। तो अगर सत्ता खुद क्रांति करने को तैयार है, तो आप क्या इतने गए गुजरे हैं कि उस क्रांति में मदद नहीं करेंगे? तो इस तरह के बड़े कदम, जैसे बड़े कदमों का दावा लिया गया, दुस्साहसिक कदमों का दावा लिया गया, जो कोई भी सरकार उठाने में हिचकिचाएगी पहले दौर में, उसे आप नोटबंदी कह लें या जीएसटी कह लें, उन कदमों को देखकर लोगों का खुद पर से विश्वास उठ गया। वे ये मानने लगे कि कहीं उनमें गड़बड़ी है, वे बेईमान हैं और वे इस महान कदम के साथ नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हिला दिया गया है। और यह पहला काम करती है सत्ता जब वह लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेना चाहती है कि लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हटा दे। उन्हें यह लगने लगे कि वे इतने खुदगर्ज हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं, जबकि एक बड़ा काम होने वाला है, एक बड़ी तब्दीली होने वाली है, देश का कुछ बदलने वाला है। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि देश दरअसल लोगों से मिलकर बनता है। उन्हें लगता है कि देश कोई अलग महान बड़ी चीज है और उन्हें इसके लिए कुर्बानी देनी है और इसकी मांग की जा रही है। तो आज की सत्ता के लोग जब बड़ी तस्वीर खींचते हैं, हर बात को नेशन इंटरेस्ट या एक बड़ी कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो उसका इंडिविजुअल को नुकसान है, इसका मतलब। क्योंकि और इसमें सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो राष्ट्रवाद की जो नैरेटिव गढ़ा गया है और जो अपने अपने धर्म में कट्टर होने और उसमें गौरवान्वित होने की जो बात है, ये दोनों इंडिविजुअल को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं और आपको यह लगता है कि आप किसी बड़ी सत्ता के लिए बलिदान कर रहे हैं, तो फिर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। वो बड़ी सत्ता क्या है? कभी आप सोचते हैं वह शायद धर्म है, लेकिन वह धर्म क्या है? मसलन यह सावन का महीना है और हिंदुओं में एक बड़ा तबका है जो शिव का उपासक है। तो मैंने पहले लोगों को देखा है बहुत कष्ट उठाकर, अपने कंधे पर कांवर लेकर, बहुत कष्ट उठाकर, पांव में छाले पड़ जाते थे, है ना, वे गंगा का जल लेकर जा रहे हैं शिव को चढ़ाने। बिहार में सुल्तानगंज से देवघर तक मैंने देखा है कांवरियों को जाते हुए। लौट के जब आते थे तो लोग उनकी सेवा करते थे, क्योंकि उनके पांव में छाले पड़े रहते थे, नंगे पैर चलते थे।
तो यह एक प्रकार की तपस्या थी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, उसमें तो आपके ध्यान में सिर्फ शिव हैं, शंकर हैं, लेकिन अब क्या है, अब आप कांवड़ लेके जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं जय श्री राम, तो फिर शिव तो आपके ध्यान में नहीं है, आपकी कोई एकाग्रता नहीं है। और ये उसके भारत साथ माता आप की भारत जय के माता नारे की जय का नारा लगा रहे हैं, तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं, तो पूरी तरह से एक घालमेल कर दिया गया है। स्पष्ट ही नहीं है क्या करना है। धर्म, राष्ट्र, आपका कर्तव्य, आप खुद, इन सब के बीच का रिश्ता, लोग पूरी तरह से एक गड्ढमड बना स्थिति में पहुंचा दिए गए हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आप कानून और व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस सरकार का काम करने का ही तरीका है अव्यवस्था पैदा करके लोगों का विश्वास हिला देना, और उसके बाद आप जिसे कानून कहते हैं, वह कानून फिर वह होगा जो मैं कहूंगा। कानून वह नहीं होगा जो संविधान से निश्चित है, वो मैं होगा। इसलिए मैं सबरीमाला में कहूंगा कि सबरीमाला में उच्चतम न्यायालय का कानून दरअसल हिंदू और हिंदू धर्म का अपमान है, लेकिन मैं दूसरी तरफ एक कानून बनवाऊंगा और कहूंगा कि मैं मुस्लिम औरतों का उद्धार कर रहा हूं। तो एक तरफ मैं काफी प्रगतिशील हूं, लेकिन मैं मुसलमान औरतों का उद्धारक हूं। दूसरी तरफ मैं धर्म और परंपरा का रक्षक हूं, इसलिए उच्चतम न्यायालय के कानून का विरोधी हूं। अब जो इस सरकार के समर्थक हैं, उन्हें इन दोनों में विरोध नहीं दिखलाई पड़ रहा है। और क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहा है, यह प्रश्न उनको करना चाहिए या हम सारे लोगों को करना चाहिए। इसलिए कानून व्यवस्था जैसे शब्द बिल्कुल अब बेमानी है। इतना लोगों को यकीन दिला दिया गया है कि सरकार जो कर रही है वो लार्जर पिक्चर है, वो देश के बड़े हित के लिए है, और जो कुछ छोटा मोटा कष्ट है वो आप लोग सह लीजिए, आप में ही कुछ कमियां हैं। इस यकीन दिलाने में मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका है? क्या मीडिया ने जमकर इन बातों को लोगों तक पहुंचाया है कि देश सेवा में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री या भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री? अब यह बात तो विश्लेषण की रही नहीं, क्योंकि यह बात खुद मीडिया ही कहने लगा है, और इसमें उसको कोई झिझक भी नहीं है, कोई शर्म भी नहीं है। भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि कोई इमरजेंसी लागू नहीं थी, कोई आपातकाल नहीं था, लेकिन भारत के मीडिया के सबसे प्रभावशाली हिस्से ने और सबसे बड़े हिस्से ने यह तय कर लिया था कि वो सरकार का चारण बनेगा। तो यह कभी ऐसा समय आएगा जब यह इतिहास लिखा जाएगा, और उस समय आज जो सुरखरू बने हुए हैं उन्हें लोग तिरस्कार की निगाह से देखेंगे। भावी पीढ़ी देखेगी कि इस प्रकार के लोग भी थे, जैसे इमरजेंसी के पत्रकारों के बारे में कहा जाता है या और लोगों के बारे में कहा जाता है। तो जाहिर है उनकी तस्वीर भविष्य में कुछ और होगी, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि इस वक्त हम अगर बहुत इत्मीनान की जिंदगी जी सकें तो इससे बुरा क्या है। अगर अभी प्रधानमंत्री मुझे बुला रहा हो या सेल्फी उसके साथ हो जाए, मैं कुछ मजबूत माना जाऊं, तो मीडिया सबसे बड़ा अपराधी है इस वक्त। भारतवर्ष में भारत की जनता जो सोच रही है उसको वैसा सोचने की तरफ ले जाने में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। आप इतिहास पर एक गहरी समझ रखते हैं, उसको देखते हुए, मूल्यांकन करते हुए तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं बदलाव कैसे होता है। तो उसी तरह से इस देश का जो माहौल है और मीडिया, उसका निकट भविष्य क्या दिख रहा है 5-10 साल का, मतलब पैटर्न क्या बताता है कि आगे कुछ बदलाव होगा या यही चीजें परिस्थितियां बनी रही? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह तो कई तत्वों पर निर्भर है कि विपक्षी राजनीतिक दल अपनी भूमिका कैसे तय करते हैं और उठ के खड़े होने की स्थिति में हैं कि नहीं हैं। हमारी जो बाकी संस्थाएं हैं या संस्थान हैं वे अपनी स्वायत्त भूमिका का निर्वाह करना चाहती। यह सब कुछ हम लोगों के निर्णय पर है। ऐसा नहीं है कि कोई ईश्वरीय सत्ता है जो कुछ कर रही हो और हम निष्क्रिय असहाय लोग हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, एक आर्थिक परिस्थिति है, आर्थिक कारण है, उनसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इंसान सोचने वाला प्राणी है, महसूस करने वाला प्राणी है, तय करने वाला प्राणी है। वो तय करता है, निश्चय करता है। तो हमारी जो दशा है वो बहुत कुछ हमारे निश्चयों से बनी हुई है। हमने ये तय किया इसलिए हम यहाँ पहुंचे।
कल को अगर मीडिया ये कहने लगे कि हम बाध्य थे, मजबूर थे, तो पूछना पड़ेगा कि अब किन कारणों से आप मजबूर थे, आप ये बतलाइए। क्योंकि ठीक उस समय मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा वह भी था जो सच समझने की कोशिश कर रहा था और उस पर बात करने की कोशिश भी कर रहा था। वह काफी कष्ट में था, लेकिन उसने कष्ट का वर्णन करके वह करना जारी रखना तय किया। मतलब ये बहाने नहीं बचा सकते, इतिहास में तो कहीं ना कहीं इन्हें उस तरह से दर्ज किया ही जाएगा। ये एक सवाल इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ, जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ है। जय श्री राम एक लंबे दौर तक एक नारा रहा, तमाम धार्मिक लोग उस नारे के साथ अपनी धार्मिक आस्था प्रस्तुत करते रहे। एक बार 90 के दौर में ये सब वाकया आया कि उसको राजनीतिक नारा बना करके जमकर आतंक मचाया गया एक तरह से। उसी तरह से अब ये देखा जा रहा है, ये आतंक सड़कों पर उतर आया है इसी नारे के साथ, और फिर संसद में भी देखने को मिलता है। तो क्या बात एक ही है, वो नारा है भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, उससे राजनीतिक इतनी तेजी से किया जा सकता है कि वो हत्या करने तक पे उतारू हो जाए? नहीं, अव्वल तो हमें याद रखना चाहिए जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, जैसे मैं, आपकी उम्र बहुत कम है। आप बाबरी मस्जिद के बाद की पीढ़ी हैं, लेकिन हमने उसके पहले भी कुछ वक्त देखा है। और हम हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, हिंदू माहौल में पले बढ़े हैं। मुझे नहीं याद और मुझे नहीं ध्यान कि जय श्री राम या जय घोष राम का मैंने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जो राम जन्मभूमि अभियान चलाया गया, शिला पूजन और बाकी, उसके पहले कभी सुना था? मैंने नहीं सुना था। हिंदुओं में जय श्री राम, राम का महिमा गान करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लोग एक दूसरे से मिलते थे तो राम राम, है ना, सीता राम, ये सारे संबोधन भी हुआ करते थे, अभिवादन भी थे। जय श्री राम करके कभी राम का अभिवादन करते हुए मैंने हिंदुओं को नहीं सुना। ग्लोरिफिकेशन वाला नारा था ही नहीं, राम नहीं था कभी भी। जय, अच्छा अब आप देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं जय श्री राम नारा है, लेकिन आप भगवान की प्रशंसा में नारा तो नहीं लगाते हैं कभी भी। भगवान तो यह जय, हाँ, तो जय श्री राम दरअसल राम जन्मभूमि शिला पूजन के समय, और ये वो दौर था 80 के बाद का दौर जिसमें रामायण टेलीविजन श्रृंखला रामानंद सागर की शुरू हुई। और उस समय टेलीविजन में मातृश्री, पितृश्री, भ्रातृश्री, इस तरह के संबोधन होना शुरू हुए। आप अपने भाई से इस तरह कभी बात नहीं करेंगे, बड़े भाई से, कि भ्रातृश्री आप कैसे हैं, ना करेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। तो यह उस वक्त गढ़ा गया। इसका अर्थ यह है कि एक राजनीतिक नारा था शुरू से ही, और नारा था, यह धार्मिक उद्घोष नहीं था। लेकिन ये बहुत चतुराई से गढ़ा गया जिससे यह धार्मिक लगने लगा, और जिससे यह एक इसकी ढाल भी बन जाए कि ये दरअसल मैं जब ये लगा रहा हूं तो ये मैं किसी के खिलाफ लगा रहा हूं। जय श्री राम जो भी बोलता है उसके मन में एक हिंसा होती है ना, वो राम को नहीं बोल रहा है, वो किसी को धमकी दे रहा है। ये हर जय श्री राम बोलने वाला जानता है। ललकारने के अंदाज में यह बात बोली जाती है। तो उसके बाद हम एक ढाल ले लेते हैं कि नहीं, हम तो राम का नाम ले रहे थे। जब आपको यह कहा जाता है कि आप इस प्रकार क्यों मुझे धमका रहे हैं, तो आप कहते हैं नहीं, मैं तो राम का नाम ले रहा हूं, आपको इसमें क्या दिक्कत है? आपने हाल में एक वो वीडियो देखा होगा जिसमें झारखंड के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो एक कांग्रेस के नेता को, जो मुसलमान हैं, हाथ पकड़ के उठा के कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाओ। यह आप कैसे कर सकते हैं? अगर मैं मुसलमान हूं और आपको हाथ पकड़ के उठा के कहूं कि नारा तकबीर लगाओ या अल्लाह अकबर लगाओ, तब तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे। लेकिन और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं राम तुम्हारे पूर्वज थे। ये कितनी अश्लील बात है। किसी से ये बतलाना कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे ये मैं जानता हूं, लेकिन यह खुलेआम कहा जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि जय श्री राम नारा दरअसल मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, उनको भयभीत करने के लिए
बेइज्जत करने के लिए का एक हथियार बन चुका है। इसी पर एक छोटी सी टिप्पणी, इस तरह का वाकया तब भी हुआ जब ममता बनर्जी को परेशान करते हुए कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं और ये करते हैं। उसके बाद टीवी पर एक डिबेट आती है, उस पर मैं मीडिया पर एक कमेंट चाहता हूँ। टीवी पर डिबेट होती तो ज्यादातर चैनलों के प्रोग्राम कुछ इस तरह होते हैं, जय श्री राम से क्यों चिढ़ती हैं ममता बनर्जी, क्या राम के नारे बंगाल में नहीं लगाए जा सकते, लगभग इसी तरह के सारे प्रोग्राम किए गए। तो जो जय श्री राम का आपने कहा कि कार सेवकों ने सबसे पहले ये किया, तो ये पत्रकारों में कौन से ये सेवक हैं जो इसे पॉपुलराइज करना चाहते हैं? मैं चूंकि टेलीविजन देखता ही नहीं हूँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि मैं टेलीविजन ना देखूं, तो मैं नहीं जानता हूँ कि कौन चैनल थे जो कर रहे थे। लेकिन मैं इतना अंदाज कर सकता हूँ, क्योंकि जो छापे का मीडिया है वो भी यही कर रहा था कि यह दरअसल हिंदी का जो मीडिया है वह हिंदी का मीडिया यह काम कर रहा था। और इसमें मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हिंदी के मीडिया ने 1980 के दशक में भी यही काम किया था। जब राम जन्मभूमि शिला पूजन अभियान चल रहा था, जब बाबरी मस्जिद ध्वंस का अभियान चल रहा था, तो हिंदी के मीडिया ने यही काम किया था। रघुवीर काम की तरह एडिटर्स गिल्ड की जो कमेटी थी उसने भारत का दौरा किया और उसके बाद जो रिपोर्ट दी उसे आप पढ़िए। उसमें उसने बतलाया है कि हिंदी मीडिया ने मुसलमान विरोधी सांप्रदायिकता भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई। बाल मुकुंद जी का शोध कार्य है जो टाइम्स ऑफ इंडिया की फेलोशिप के अंतर्गत किया गया था, उसमें भी उन्होंने बताया यह काम हुआ। तो हिंदी मीडिया ने दरअसल एक मुसलमान विरोधी घृणा और हिंसा को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके प्रमाण है, इसका शोध है। ये फांसीवाद की जो लोग इशारा करते हैं, तमाम सामाजिक संगठन जो आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं उसके संकेत देते हैं। हम बातचीत के अंत में थोड़ा अभी जो रिसेंट चल रहा है देश में जो माहौल है, पिछले एक हफ्ते से सबसे ज्यादा खबर है जब रविवार को कार कुचल दी गई गैंगरेप पीड़िता की, उन्नाव की, और उसके बाद जिस तरह से काम कर रही है बीजेपी। आज तो खबर आ रही है कि उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन जैसा रवैया रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा है, संसद से लेकर के महिला सांसदों से लेकर के वहां पर योगी सरकार तक। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी इस मामले को कहीं ना कहीं टाल रही है? उन्नाव में कुलदीप सेंगर को अब भी बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी आज तक। देखिए, आप मुझसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, तो मेरी उससे कोई आशा ही नहीं है। इसलिए मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि जब लोग ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या आप इन्हें नहीं जानते थे? आपने क्या कठुआ में एक छोटी सी बच्ची के बलात्कार के समय भारतीय जनता पार्टी का रुख नहीं देखा था? क्या आपने झारखंड में अलीमुद्दीन की मौत, जो हत्या जो की गई, उसके हत्या के अभियुक्तों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रुख नहीं देखा था? जब उनको माला पहनाई केंद्रीय सरकार के एक मंत्री ने और वो मंत्री बने रहे, शान से मंत्री बने रहे। तो इसका अर्थ यह है कि बलात्कार, हिंसा, इन सब को इस राजनीति में प्रश्रय प्राप्त है, बल्कि यह राजनीति उसके सहारे आगे बढ़ती है। आप यह एक व्यक्तिगत बलात्कार की बात है जो उन्नाव की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप सामूहिक बलात्कारों की बात करें जो मुजफ्फरनगर में हो, जो गुजरात में, दूसरी जगहों पे। मुजफ्फरनगर में सारे के सारे मामले अब खत्म हो चुके हैं। अभी खबर आ रही थी कि 41 में से 40 मामलों में जिन पर मुस्लिमों पर अत्याचार के आरोप थे कि ये संगठनों ने इतनी बड़ी भीड़ जाकर के अटैक की है, उनमें सबको बरी कर दिया गया। एक साथ 40 मामले खत्म करने का कैसे? मैं ठीक वही कह रहा हूँ। वो सामूहिक बलात्कार के मामले हैं उनमें कई, वो औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं जिनका उद्धार करने का दावा अभी यह सरकार कर रही है, जिनका सामूहिक बलात्कार हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि, पुलिस ने कहा कि हम इसके खिलाफ अपील करने की जरूरत महसूस नहीं करते। तो फिर हत्या, हिंसा, बलात्कार, यही तो इस राजनीति के आगे बढ़ने का आधार है। आप जब सामूहिक बलात्कार को एक प्रकार की स्वीकृति दे देते हैं तो किस प्रकार का समाज है ये? हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों में, गांव में दूसरी तरफ बलात्कारी, हत्यारे और दूसरे किस्म के लोग रह रहे हैं, और यह पार्टी उन्हें विश्वास दिला रही है
कि जब तक हम सत्ता में हैं आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल ये है कि वैसे तो समाज पूरा पितृसत्तात्मक है, मर्दवाद ठूस ठूस कर भरा हुआ है उसके अंदर, लेकिन बीजेपी का कहा जाता है कि आरएसएस ही उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन है, या कुछ लोग तंज कसते हुए फादर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि उधर मदर का बहुत कॉन्सेप्ट होता नहीं, सिर्फ भारत माता है। तो ये सारी चीजें हैं। आरएसएस में महिलाओं को लेकर क्या रवैया है, ये सारी चीजें। तो क्या वो आइडियोलॉजी का फर्क जिसकी सरकार है, जिस विचारधारा से निकली होती है, वो शासन प्रशासन में भी पड़ता है? यानी क्या ये मर्दवाद और उस आरोप ही समझा जाए, लेकिन उस फांसीवाद और मर्दवाद का कॉकटेल अब देखना पड़ रहा है? फांसीवाद अपने आप में एक मर्दवादी विचारधारा है। वो कहीं भी पूरी दुनिया में इस पर जो भी शोध हुआ है वह यह बतलाता है कि यह दरअसल मर्दवादी विचारधारा है। अभी अमेरिका के एक लेखक हैं जिन्होंने किताब लिखी है और उन्होंने कहा है कि आप देखिए, वो इट इज ऑलवेज एंड एसेंशियली अ ही, मर्द है। तो यह जो ताकत, मर्दानगी, इसका एहसास, सीना चौड़ा, ये सब मर्द के होते हैं, है ना। तो मर्दानगी के बिना तो आप फासिज्म की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो उन्नाव की अगर वो बेटी बच जाती तो उसे अभी उम्मीद होगी कि आगे दिल्ली रेफर कर दिया जाएगा, तो दिल्ली से सरकार से कुछ असिस्ट मिलेगा, या यहाँ भी वही रवैया? मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हम सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्यों उम्मीद कर रहे हैं, और क्यों मुझे इसके जवाब में ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर मुजफ्फरनगर की वो औरतें किससे उम्मीद करें। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये एक व्यक्तिगत मामला है। इसमें जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसके साथ सहानुभूति व्यक्त करने वाले फिर भी निकल आए हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर की औरतों के साथ सहानुभूति करने वाले निकल नहीं पाए। और ये हमारा मनोविज्ञान है, क्योंकि दिल्ली में एक बलात्कार हुआ था तो हजार लोग कई दिनों तक उमड़ पड़े थे। उसके बाद बलात्कार की उससे संगीन घटनाएं हुई, सामूहिक बलात्कार की हुई, जो सिर्फ औरत को निशाना नहीं बना रही थी, उस पूरे समुदाय को निशाना बना रही थी, क्योंकि वो उस समुदाय को नीचा दिखाने के लिए की जा रही थी। लेकिन किसी का दिल नहीं हिला। तो हमको अपनी परीक्षा करने की भी जरूरत है कि हम जब किसी बलात्कार से हिल जाते हैं तो हम किस चीज से हिल रहे हैं दरअसल, और क्यों किसी और बलात्कार से हमारा दिल नहीं हिलता, बल्कि हमें लगने लगता है कि ठीक ही हुआ, किया ही जा सकता था, और भी किया जाना चाहिए। हम उस रैली का वीडियो भी याद कर लें जिसमें अभी एक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हुए हैं और उनके सामने एक व्यक्ति भाषण दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि कब्र से निकालकर बलात्कार किया जा सकता है। तो फिर बलात्कार की संस्कृति, हत्या की संस्कृति और हिंसा की संस्कृति के बिना फासिज्म संभव नहीं है। और आप अभी जो राजनीति देख रहे हैं, जो वर्चस्वशाली राजनीति है, वह इनके बिना चल भी नहीं सकती, बल्कि वह इनको उत्साहित करती है। और इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि कल जो घटना हुई जोमेटो वाली घटना, जिसमें डिलीवरी बॉय एक मुसलमान था और जो उपभोक्ता थे जिन्होंने सामान मंगाया था उनको इससे ऐतराज था कि मुसलमान क्यों लेकर आएगा, और जोमेटो ने इनकार कर दिया। तो इस घटना के बाद प्रतिक्रिया में अगर यह कहा जाए कि उसे बुलाकर पहले लिंच कर देना चाहिए और ये सीधे लिखा जाए, तो इसका मतलब ही है कि राजनीति दरअसल आपके अंदर एक हत्यारे को पैदा कर रही है और उसको उकसा रही है। लिंच करना जितना खतरनाक है उतना खतरनाक उस तरह की मानसिकता रखना भी। एक अभी मैन वर्सेस वाइल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एपिसोड आ रहा है, हम उससे एक सवाल इसलिए करना चाह रहे हैं कि अभी खबर आई कि सरकार में किसी ने पूछा है और मोदी सरकार ही जवाब दे रही कि 5 साल में 1 करोड़ पेड़ काटे गए हैं, यानी एनवायरमेंट को लेकर एक सजगता की बात होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जंगल का जीवन दिखाने जा रहे हैं मोदी जी। कुछ आयरनी नहीं लगता आपको? अभी का पूरा जीवन ही एक विडंबना है। तो और यह भारत के लोगों को सोचना पड़ेगा कि वे इस विरोधाभास में तालमेल कैसे बिठा रहे हैं, इन विरोधी चीजों में, और इनके लिए औचित्य कैसे खुद खोज ले रहे हैं, वे कर क्या रहे हैं। तो यह भी एक विडंबना ही है जिस पर सोचना पड़ेगा।
ये वक्त ऐसा है कि जिसमें सब कुछ विडंबना ही है। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात उस चीज पर की जा रही है जहां पर तलाक, जिस पे तमाम सहमतियां असहमतियां हैं, जिसमें कानून जो बन रहा है उस पर तमाम खामियां भी हैं, लेकिन उसे पारित कराकर देश भर में प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी भाईजान, मीडिया के शब्दों में मोदी भाईजान मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिला रहे हैं। दूसरी तरफ वो मुस्लिम महिलाएं जो मुजफ्फरनगर में 2013 में जिनके साथ सामूहिक रूप से तमाम गैंगरेप हुए, लगभग इस तरह के 40 मामलों को बंद कर दिया जाता है। ये भी नहीं सोचा जाता कि उस मामले पर कोई जांच होनी चाहिए और लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो ये उसी तरह की विडंबना है। 1 करोड़ पेड़ों का कट जाना और उसके बाद जंगल का जीवन दिखाना, वो भी एक विडंबना है। राष्ट्रवाद की बात करना और पुलवामा अटैक के दिन वहां पर शूटिंग करने चले जाना, यह भी एक विडंबना है। तो विडंबना के इस दौर में बहुत कुछ ऐसे देखने और सुनने को मिलता रहेगा जिसका नैरेटिव फिट पड़ेगा और मीडिया उसको गढ़ता रहेगा।